स्टार्ट करते हैं बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी की एनसीईआरटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका पोटेंशियोमीटर कोर्स में नहीं है, तो उसको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने सामने लगाए हैं। पोटेंशियोमीटर का सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि वो पोटेंशियोमीटर का है नहीं, उसमें सिर्फ नाम पोटेंशियोमीटर है, तो उसको मैं फ्रेम किसी और फॉर्मेट में भी कर सकता हूं, तो वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। बाकी जिसमें पोटेंशियोमीटर के कोर कॉन्सेप्ट लगते हैं और बिना पोटेंशियोमीटर का लॉजिक करे नहीं होता, वो नहीं कराऊंगा। हमने बाकी वैसे क्लास में किया है, एक क्लास ली थी मैंने पोटेंशियोमीटर की एडिशनल क्लास, उसमें मैंने कराया है। बट अब आपका जेई के सिलेबस से भी हट गया है, नीट के सिलेबस से भी हट गया है, तो करने की जरूरत नहीं है पोटेंशियोमीटर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एनसीईआरटी। सारे क्वेश्चन जैसे एक एक करके आएगा, एक एक करके करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये पहला एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। फर्स्ट पार्ट, estimate the average drift speed of conduction electrons in a copper wire of cross sectional area 10 to power minus 7 मीटर स्क्वायर। एक कॉपर वायर है, एक कॉपर वायर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया हुआ है 10 to power minus 7 10 to power minus 7 मीटर स्क्वायर, कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। इसमें करंट आ रहा है 1.5 एम्पियर। Assume that each copper atom contributes roughly 1 conduction electrons. The density of copper, atomic mass, ये दो चीज दी है। अब आपको करंट दिया है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, तो आप कौन सा रिश्ता यूज करोगे? I इज इक्वल टू ए एन ईवीडी। आई इज इक्वल टू ए एन ईवीडी आप यूज करोगे। जब आप I इज इक्वल टू ए एन ईवीडी इस्तेमाल करना चाहोगे, तो उसके लिए आपको N चाहिए होगा। आपके पास I है, A है, E है, आपको VD निकालने के लिए N चाहिए। N क्या होता है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कितने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, वो आपको चाहिए। उसके लिए डेंसिटी और ये सब काम आएगा। कैसे? ध्यान दीजिए, डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया है, एटॉमिक मास दिया है, तो आप सबसे पहले बोलोगे 63.5 kg of copper contains 6.023 into 10 to the power 26 एटम्स। यही होता है 1 मोल। ये ग्राम होता है तो यहां 23 लिखते हो, ये किलोग्राम है, ऐसा यूनिट्स में चलना है। ये सबसे पहली गलती करते हैं बच्चे, केजी नहीं करते, ग्राम में सॉल्व कर लेते हैं और बाद में उसी को यूज कर लेते हैं। ध्यान रखो, क्योंकि सारी वैल्यूज जो है वो ऐसा यूनिट्स में ले रहे हो, तो ये केजी में करोगे और ये 10 to the power 26 हो जाएगा। इतना केजी ऑफ कॉपर में इतने एटम्स हैं। कितना? 1 kg ऑफ कॉपर contains 6.023 into 10 to the power 26 divided by 63.5 एटम्स। 1 केजी में इतना आया, सो टोटल कितना होगा? टोटल हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। AL रो केजी ऑफ कॉपर कंटेन्स 6.023 into 10 to the power 26 divided by 63.5 into AL रो एटम्स। मानते हो बेटा? ये टोटल नंबर आया एटम्स का, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं। अब आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। क्वेश्चन पे आओ। ईच कॉपर एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। सिंस ईच कॉपर एटम contributes 1 conduction electron, therefore total number of conduction electrons is equal to number of atoms, isn't it? जितने एटम्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो नंबर डेंसिटी कितना हुआ? टोटल नंबर अपॉन वॉल्यूम। टोटल नंबर कितना निकाला? वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, एरिया इंटू लेंथ कट जाएगा। आपके पास आया 6.023 इंटू 10 to the power 26 अपॉन 63.5
इंटू डेंसिटी, डेंसिटी दी है 9 इंटू 10⁻³ इतने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये आ गया स्मॉल एन। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए वीडी कितना होगा, आई अपॉन ए एन ई। करंट दिया है 1.5 एम्पियर। एरिया गिवन है 10⁻⁻7। नंबर डेंसिटी 6.023 इंटू 10⁻26 इंटू 9 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय 63.5 इंटू ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कैलकुलेट कीजिए, आपके पास करंट आ जाए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। किसमें आंसर आएगा, मीटर्स पर सेकंड में। गॉट इट? लॉजिक समझ में आ गया? ये बात ध्यान रखिए कि किस तरह से नंबर डेंसिटी निकालनी है, ये जरूरी है। और क्यों, अगर क्वेश्चन में बाई चांस कोई और एलिमेंट दिया होता और उसमें बोला होता कि लेट्स सपोज एक एटम 2 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां पे हमने रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था, तो जितने एटम्स हुए उतने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर बोला होता एक एटम 2 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो पहले एटम्स निकालते इंटू 2 करते, उससे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते। ठीक है, याद आ गया ये? इसका बी पार्ट पे आओ। कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव विद थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स। अब थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स अगर आपको निकालना है, थर्मल स्पीड वो कैसे निकालते हो? काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर बोल रहा है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर 300 केल्विन ले लेना। V कितना हो गया, √3 kT/m। वैल्यूज डालिए, ये वेलोसिटी आ गई। ठीक, इसका बी का सेकंड पार्ट, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है स्पीड ऑफ लाइट। जैसे ही आप सर्किट को स्विच ऑन करते हो, बल्ब जल जाता है। क्यों जलता है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप इन द वायर एंड द इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस ट्रेवल इन द वायर इज द स्पीड ऑफ लाइट। कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट? 3 इंटू 10⁸। तो उसका आंसर सीधा सीधा क्या है, 3 इंटू 10⁸। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए क्या किया, वीडी इज इक्वल टू आई अपॉन ए एन ई यूज किया। थर्मल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इससे वेलोसिटी जो आएगी, ये कौन सी वेलोसिटी होगी, थर्मल वेलोसिटी। इसके अलावा स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमेशा कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, याद आ गया ये था पहला एग्जाम्पल एनसीईआरटी का। आ जाते हैं सेकंड पे, थियोरेटिकल है, सामने ध्यान दीजिए। सामने ध्यान दीजिए सेकंड पे। सेकंड में आपको बोल रहा है, in example 3.1, the electron drift speed is estimated to be only few millimeters per second for currents in the range of few amperes. Then, how then the current is established almost the instant the circuit is closed? क्या होता है? Because electric field या electric disturbance is set up in wire, and this electrical disturbance travel with speed of light. याद आ गया? Easy. B part, the electron drift arises due to force experienced by electrons in the electric field inside the conductor, but force should cause acceleration. Why do electrons acquire steady average drift speed? Because while accelerating, they suffer frequent collisions with other electrons and with metal ions. Therefore, they lose
द एनर्जी acquired while accelerating. याद आ गया? No problem. C part. If the electron drift speed is so small and the electron charge is small, then how can we obtain large amount of current? Because N is very large and is of the order of 10 to power 30 per meter cube. आई क्या होता है? ANEVD. क्वेश्चन में उसने क्या बोला? आई क्या होता है? ANEVD. ए छोटा है, ई छोटा है, वीडी छोटा है, करंट बड़ा कैसे आ सकता है? क्योंकि एन बहुत बड़ा होता है, वो उसको कॉम्पनसेट करेगा. डी पार्ट. When electron drift in metal from lower to high potential, does it mean that all the free electrons of the metal are moving in the same direction? No. The net movement is in the same direction. सारे नहीं मूव करते, कोलाइड करके कोई एग्जैक्ट मूवमेंट होता है ना, सारे एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते, कोलिजन्स भी होते हैं, बाउंस बैक भी करते हैं, पर सारे एक डायरेक्शन में कभी नहीं मूव करेंगे. ठीक है? आर द पाथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइंस बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स with the positive ions of the metal in the absence of electric field? Absence of electric field में yes. In the presence of electric field no. Absence में yes, प्रेजेंस में नो. उसका रीजन, सपोज करो मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मेरा एक कोलिजन हुआ, अब मेरे पास कोलिजन हो गया जब मैं मूव कर रहा हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी, तो कोलिजन होने के बाद मेरे को एक डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम मिलेगा, फोर्स लगेगी, तो मैं इधर कोलाइड हुआ और मैं इधर जा रहा हूं, मेरे पे और तो कोई फोर्स नहीं लग रही, तो मैं एक डायरेक्शन में ही मूव करूंगा ना. बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है, मैं इधर कोलाइड हुआ, मुझे इधर जाना है मोमेंटम से, पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है, तो मेरे को पाथ कर्व्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप इसको ऐसे सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन सीधा आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सेटअप कर दी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, वर्टिकली थोड़ी ना चला जाता है, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी लेता है ना, तो इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स थोड़ी ना जाएगा. तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ क्या हो जाता है? कर्व्ड. एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेगा? फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा ना, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा ना कोलिजन के बाद, फील्ड की डायरेक्शन में नहीं. फील्ड नहीं है तो कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद मेरा मोमेंटम इस तरफ है और कोई फोर्स नहीं लग रही, तो उसी डायरेक्शन में मूव करूंगा कि नहीं करूंगा? फोर्स लगेगी तब डायरेक्शन चेंज होगी ना. ठीक है? तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ क्या हो जाता है? कर्व्ड. एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ क्या हो जाता है? स्ट्रेट. ठीक. थर्ड पे आते हैं. एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस नाइक्रोम. An electric toaster uses nichrome for its heating element. Okay, when a negligibly small current passes through it, its resistance at room temperature, that is 27 degrees Celsius, is found to be 75.3 ohms. So 27 degrees Celsius पे resistance is 75.3 ohms. When the toaster is connected to 230 volt supply, the current settles after a few seconds to a steady value of 2.68 amperes. Okay. What is the steady temperature of the nichrome? टेम्परेचर निकालना है जब रेजिस्टेंस कितनी हो जाए? 230 अपॉन 2.68. हाँ कि ना? क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, यही मतलब बनता है. और आपको अल्फा की वैल्यू कितनी दी है? 1.7 इंटू 10 टू पावर -4. अब क्वेश्चंस को ना दो तरीके से अल्फा वाले क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो. एक होता है 0 डिग्री के रेफरेंस से करो, और एक होता है सीधा RT इज इक्वल टू RT डैश इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी करो. क्वेश्चन में ही उसका हिंट मिल जाएगा. आपको इस क्वेश्चन में बोला द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज्ड ओवर द टेम्परेचर रेंज. तो जो टेम्परेचर रेंज गिवन है उस टेम्परेचर रेंज में एवरेज वैल्यू दी हुई है, मतलब आपको इसमें वो RT इज इक्वल टू RT डैश यूज करना है. अगर कुछ नहीं बोलता तो बाय डिफॉल्ट वो 0 डिग्री सेल्सियस वाला दिया होता, तो आपको 0 डिग्री वाले से करना होता. बाकी दोनों से आंसर सेम आता है, 19-20 फर्क आता है. करेक्ट एग्जैक्ट आंसर कौन सा होता है? 0 वाला. 0 वाला करेक्ट होता है. ये वाले में अप्रोक्सीमेट आता है, पर उसने अप्रोक्सीमेट का जैसे ही आपको ये दिख जाए ना किसी क्वेश्चन में कि एवरेज ओवर द गिवन टेम्परेचर रेंज, तो 100% आपको कौन सा निकालना है?
RT is equal to RT dash into 1 plus alpha delta t. अब आपको इसमें कैलकुलेशन करनी है. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 230 डिवाइडेड बाय 2.68 ये आता है 85.82, 85.8 ohms. वैल्यूज डालते हैं. रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T 85.8 is equal to resistance at T dash 75.3, 1 plus alpha 1.7 into 10 to power minus 4 into delta T. इसको नीचे ले जाओ. 85.8 divided by 75.3 ये आता है 1.14. 1.14 is equal to 1 plus 1.7 into 10 to power minus 4 into delta T. So 0.14 is equal to 1.7 into 10 to power minus 4 into delta T. तो delta T कितना आया? 0.14 upon 1.7 into 10 to power 4. ठीक है कि नहीं? So ये आया 114 divided by 1.7 into 10 to power 2. 14 divided by 1.7 ये आता है 8.23 या 8.24. 824 डिग्री सेल्सियस. ये चेंज इन टेम्परेचर हुआ. चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल. सो फाइनल टेम्परेचर माइनस 27 इज इक्वल टू इनिशियल 824. तो टी कितना आया? 851 डिग्री सेल्सियस. समझ में आ गया? मेथड क्लियर है सबको? ऑनलाइन मेथड सबको क्लियर है बेटा? आप सबको क्लियर है? यस सर. ठीक है, अगला देखते हैं. इसी में फिर बोल रहा हूं, अगर आपको ये ना बोला होता एवरेज्ड वाला, तब आप 0 डिग्री के रेफरेंस से करते. वो कैसे करते अभी अनसॉल्व में क्वेश्चन आएगा, वो भी करके दिखाता हूं 0 डिग्री से कैसे करते हैं. पहले इधर आ जाते हैं. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बोला रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर ऑफ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट इज 5. तो आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस. तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम्स. 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम्स. एंड एट स्टीम पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस दिया है 5.23. When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of platinum wire is 5.795. टेम्परेचर निकालना है. दिमाग लगाओगे? रजिस्टर खोलो, 2 मिनट है तुम्हारे पास, लगाओ दिमाग. चेक कीजिए बेटा स्टेप्स. आपको बोला द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम. इससे पहले आप अल्फा निकाल लो. रेजिस्टेंस एट 100 is resistance at 0 into 1 plus alpha into temperature change 100. Resistance at 100 is 5.23. 5 into 1 plus alpha into 100. Divide करो. 5.23 divided by 5. 1.046 is 1 plus alpha into 100. So alpha into 100 आ गया 0.046. अल्फा आ गया 4.6 into 10 to the minus 4 पर डिग्री सेल्सियस. यहां तक कोई दिक्कत नहीं? यहां तक ठीक है आप सबका? इसके बाद आपको बोल रहा है टेम्परेचर है, रेजिस्टेंस है 5.795 ओम्स. किस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 5.795 ओम्स होगी? आपको रेफरेंस, क्योंकि अल्फा आपने 0 डिग्री सेल्सियस पे निकाला, तो अब 0 का रेफरेंस ही यूज करेंगे. तो अब क्या होगा? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T इज रेजिस्टेंस एट 0 इंटू 1 प्लस अल्फा T. T माइनस 0 T होता है ना. रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T कितना है? 5.795 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T. अल्फा की वैल्यू भी डालेंगे, पहले डिवाइड कर देते हैं. 1.129 45 1.159 is equal to 1 plus alpha T. So 0.159 is alpha T. तो T कितना आ गया? 0.159 divided by alpha, that is 4.6 into 10 to the minus 4. So 15.9
डिवाइडेड बाय 4.6 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब एवेल्युएट कर लो इसको। 15.9 डिवाइडेड बाय 4.6, ये आता है 3.4565। इसको इंटू 2 करेंगे 10⁻², तो ये आ जाएगा 345.65 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? ठीक है बेटा, आपको क्लियर है? कैलकुलेशन छोड़ के मेथड आ गया था पहले? ठीक है, आगे देखिए। ये था एग्जाम्पल 4। आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन बहुत बेसिक टाइप का सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन है। अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस इज शोन is connected to a 16 volt battery with internal resistance 1 ohms as shown in figure. Compute the equivalent resistance of the network. Equivalent resistance external resistance को लेते हैं सिर्फ, internal को total resistance बोलते हैं. So internal resistance, effective external resistance 4 और 4 पैरेलल में, रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी आपके पास आ गया 2 ohms 4 और 4 पैरेलल में। बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस है 1 ohm। सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस है 12/72/18 4 ohms, 12 और 6 पैरेलल में। सो आपके पास आर इफेक्टिव कितना हुआ? तीनों सीरीज में है। रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, रेजिस्टेंस ऑफ बी सी, रेजिस्टेंस ऑफ सी डी, 2 + 1 + 4, ये आ गया 7 ohms। सो अब आपके पास करंट कितना होगा? टोटल करंट हुआ वोल्टेज डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी लगा रहे हो? ईएमएफ कितना है? 16 वोल्ट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 7, इंटरनल 1, आ गया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर टोटल करंट आया। आपको ईच ब्रांच में निकालना है, तो अब ईच ब्रांच में सर्किट में ही सॉल्व कीजिए। 2 एम्पियर इधर पहुंचा, 2 एम्पियर यहां पहुंचा, तो ऊपर और नीचे 1 एम्पियर 1 एम्पियर चला जाएगा, इधर आ जाएगा 2 एम्पियर 2 एम्पियर। अब दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, ऊपर मान लो x, नीचे मान लो टोटल माइनस x। उसके बिना और आसान तरीका कौन सा था? C और D के बीच में वोल्टेज निकाल लो। वोल्टेज C और D के बीच में कितनी हो गई? करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ CD। करंट कितना था? 2 एम्पियर, और CD का रेजिस्टेंस था 4 ohms, ये हो गई 8 वोल्ट। मतलब करंट 12 ओम वाले में से कितना जाएगा? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस 2/3 एम्पियर। और करंट 6 ओम वाले में से कितना जाएगा? 8/6 4/3 एम्पियर। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है ना? ठीक है। अब ए बी सी पार्ट में हर एक में करंट निकल गया। यहाँ पे सी पार्ट में आपको बोल रहा है वोल्टेज ए बी का निकालिए। ए और बी के बीच में वोल्टेज कितना हो गया? करंट इंटू ए और बी का रेजिस्टेंस 2 4 वोल्ट। बी और सी के बीच में कितना हो गया? करंट 2 रेजिस्टेंस 1, ये हो गया 2 वोल्ट। और वोल्टेज सी और डी के बीच में तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 8 वोल्ट। आ गई बात समझ? सिंपल सीरीज का क्वेश्चन है। आगे देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होता है, ध्यान दें। सिमिट्री से भी होता है, बिना सिमिट्री के भी होता है। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, और इसके दो और करा रहा हूं एडिशनल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो आज हम करेंगे दोबारा। देखो कैसे करना होता है। आपको ये स्केलेटन क्यूब दिया हुआ है। इस क्यूब में जितनी भी ब्रांचेस हैं सबकी रेजिस्टेंस बराबर है। ध्यान दीजिएगा, मैं टाइम दे दूंगा इसको करने के बाद, आपको लिखने का टाइम दूंगा, तो पहले अटेंशन से ध्यान से इसको समझिए। ये आपके पास एक क्यूब है, सारी ब्रांचेस जो हैं वो इक्वल रेजिस्टेंस की हैं। ये चलता ही तब है जब इक्वल रेजिस्टेंस हो। इक्वल रेजिस्टेंस है। आपको बॉडी डायगोनल के अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैं। बॉडी डायगोनल, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। यहां पे आपने बैटरी कनेक्ट की है। आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन 2 पॉइंट्स के बीच में चाहिए। आपको इक्वल रेजिस्टेंस भी चाहिए और करंट भी चाहिए। इक्वल रेजिस्टेंस भी चाहिए और करंट भी चाहिए। ठीक है, हर ब्रांच की रेजिस्टेंस 1 ओम है।
मैं वेरिएबल्स में कर रहा हूं, बाद में उसको वैल्यूज डाल देंगे। ईएमएफ मैंने ई मान ली। बाई चांस इस क्वेश्चन में सीधा आता कि इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो, तब तो बैटरी बूटरी कुछ नहीं दी होती, तब भी आपको इमेजिन करनी पड़ती। इमेजिन करने के बाद क्या खेल खेलते हो प्लीज ध्यान दीजिए। नाम दे देता हूं मैं इसको, ए बी सी डी ई एफ जी एच। जब करंट आएगा, यहां से जो भी करंट आएगा वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा। आप देखोगे इस पॉइंट से एंड पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर एडी से जाता हूं तो एडी, डीएच और एच जी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ 3 लेंथ का। अगर एई से जाता हूं एई, ईएच, एच जी, ये भी 3 लेंथ का बात हुआ। एबी से जाता हूं एबी, बीसी और सीजी, ये भी 3 लेंथ का पाथ हुआ। तीनों बराबर लेंथ के पाथ हैं, तीनों में करंट इक्वल डिवाइड होगा। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक अगर इक्वल लेंथ के पाथ होंगे तो करंट क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। तो अगर आई अमाउंट ऑफ करंट आएगा तो आई बाई थ्री, आई बाई थ्री, आई बाई थ्री जाएगा। ठीक, अच्छा, अब जो करंट यहां पहुंचेगा वो भी दो हिस्सों में डिवाइड होगा। आई बाई थ्री यहां पहुंचेगा, दो हिस्सों में डिवाइड होगा। 1 2 1 2 बराबर लेंथ के पाथ है, वो भी दो पार्ट्स में इक्वल डिवाइड होगा। इसी तरह जो यहां पहुंचेगा वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। 1 2 1 2, ये भी बराबर लेंथ के पाथ है, ये भी बराबर लेंथ के पाथ है, तो उसमें भी इक्वल होगा। तो आई बाई थ्री का हाफ हो रहा है आई बाई सिक्स। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हमने टोटल करंट ले लिया 6i। एनसीईआरटी में देखो उसने 3i क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, उसने 3i क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और करंट डिवीजन गिवन है। पेपर में आएगा करंट डिवीजन गिवन नहीं होगी, ये उसने करके दिखाई है क्योंकि उसने आगे सॉल्व किया हुआ था। पेपर में आएगा करंट डिवीजन नहीं आएगी। पेपर में सिर्फ आपको बोलेगा एक स्केलेटन क्यूब है, बॉडी डायगोनल के अक्रॉस आपने सो एंड सो वोल्ट की बैटरी लगाई, बताओ इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, और वो होगा। पेपर में करंट डिवीजन नहीं आएगी। तो अगर करंट डिवीजन आ गई, नहीं आई, आ गई तो सीधा सीधा यही एज इट इज चेप दो। बट अगर नहीं आई तो पहले आप लोगे। देखो इसमें मैंने बोला 6i लेंगे, 6i लेंगे तो फ्रैक्शन नहीं आएगा। यहां पे मैंने 3i लिया तो देखो फ्रैक्शन आया, आई बाई टू, आई बाई टू। फ्रैक्शन से बचने के लिए मैंने 6i लिया। इधर करंट जाएगा 2i, इधर गया 2i, और इस पे गया 2i, बराबर बराबर करंट डिवाइड हो गए। अब 2i जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, i और i। इसी तरह से i और i, इसी तरह से b पॉइंट पे डिवाइड होगा, i और i। i और i जुड़ के कितना हो गया 2i, i और i जुड़ के कितना हुआ 2i, i और i जुड़ के कितना हुआ 2i, 2i 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 जुड़ के कितना हो गया 6i वापस। ठीक, करने का तरीका क्या होता है, ये सिंगल वेरिएबल क्वेश्चन है इसीलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जब मल्टीपल वेरिएबल क्वेश्चन आएंगे प्रॉब्लम तब शुरू होती है। आपको क्रिचॉफ लॉ याद होगा, अगर लूप जो आपने लिया उसकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो वोल्टेज को क्या लेते हो, पॉजिटिव। अगर लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो वोल्टेज को क्या लेते हो, नेगेटिव। एक तरीका ये होता है सोचने का। दूसरा तरीका प्लस माइनस बना के, क्योंकि इसमें वायर की रेजिस्टेंस है इसलिए प्लस माइनस नहीं बना रहा मैं, और गंदा हो जाएगा ये। तो अब मैं लूप ले रहा हूं, ये आउटर लूप, बैटरी वाला लूप लीजिए। बैटरी वाला लूप लेंगे, मैंने लूप लिया ए डी एच जी पी क्यू ए, ए डी एच जी पी क्यू ए, आउटर लूप। आउटर लूप लेना ही लेना है। अब इसकी इक्वेशन बनाओ, ए से डी, लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है, 2i और एक वायर की रेजिस्टेंस मान ली r, इसमें भी सेम है, प्लस आई आर, इसमें भी सेम है, प्लस 2i r, माइनस ई इक्वल टू 0। यही होगा, कितना आया 5i r इज इक्वल टू ई। अब अगर इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस को मैंने आर इफेक्टिव माना तो सेम बैटरी पे सेम करंट लेगा। यही होता है इफेक्टिव का मतलब अब आप क्या लिखोगे, E इज इक्वल टू 6i इंटू आर इफेक्टिव। सो 5i r इज 6i इंटू आर इफेक्टिव। सो आर इफेक्टिव कितना हुआ, 5/6 टाइम्स स्मॉल r। इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के बाद
दूसरा स्टेप, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लिया, इस क्वेश्चन में बोला स्मॉल आर की वैल्यू है 1 ओम, तो आर इफेक्टिव कितना हुआ 5/6 ओम्स। करंट कितना होगा, टोटल वोल्टेज कितनी है जी 10 वोल्ट, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 5/6, कितना आया 12 एम्पियर टोटल करंट आया। टोटल करंट 12 एम्पियर आया, क्या मैंने सही किया? ये आई है या 6 आई है? ये 6 आई है। मेरे इसमें टोटल करंट कितना है 6 आई, तो ये आई नहीं है, ये 6 आई है। 6 आई की वैल्यू 12 एम्पियर आई, तो अब हर ब्रांच का करंट निकल जाएगा। सो टोटल करंट 12 एम्पियर, मेरी स्टेटमेंट सही थी, बट आई इज इक्वल टू 12 एम्पियर मेरी स्टेटमेंट गलत हो गई, क्योंकि आई इक्वल टू आई तो मेरा टोटल करंट नहीं है ना। मैंने टोटल करंट इस क्वेश्चन में कितना लिया है 6 आई। समझ में आया? तो 6 आई की वैल्यू 12 एम्पियर है, मतलब जब एनसीईआरटी करेगा तो एनसीईआरटी में 3 आई की वैल्यू 12 एम्पियर आएगी। गॉट इट? उस हिसाब से पूरे सर्किट में करंट डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? और देखो इसका क्वेश्चन एक और, सपोज यही सिचुएशन है, अब आपको बॉडी डायगोनल की जगह फेस डायगोनल के अक्रॉस निकालना होता है। मैं पहले तीनों कर रहा हूं, फिर आपसे आप आराम से लिखना, कोई जल्दी नहीं। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बैटरी आपने यहां पे मान ली। अब जरा करंट पे तवज्जो दीजिएगा। जो करंट यहां आएगा, अब वो फिर से 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। नाम दे देते हैं ABCD EFGH। अब जरा ध्यान दो, जो AE में जाएगा उसका शॉर्टेस्ट पाथ हुआ 1 2, AD में जो जाएगा उसका भी कितना हुआ 1 2, और जो ऊपर जाएगा उसका 1 2 3 4 अलग है ना। तो जो दो बराबर वाले हैं उनमें सेम करंट जाएगा, और थर्ड वाले में अलग जाएगा। तो मैंने इसमें करंट मान लिया I1, इसमें मान लिया I1, और इसमें मान लिया I2। टोटल करंट आया 2I1 प्लस I2। टोटल करंट कितना हुआ 2I1 प्लस I2। बेटे ये इक्वल नहीं होगा ना, इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या है 1 2 3 4, मुझे नहीं पता ना कितना है। ठीक, इसमें कितना है 1 2 1 2 बराबर बराबर थे। ठीक, अब आ जाओ इधर I1 पे। I1 यहां पहुंचा, दो हिस्सों में डिवाइड होना है, 1 2 3 1 बराबर नहीं है, तो एक में मान लिया I3 और दूसरे में मान लिया I1 माइनस I3। इधर आ जाओ इस पे, इधर भी 1 और 1 2 3 सेम सेम डिवीजन है जैसे उसमें थी पिछले वाले में। सिंगल वाले में कितनी मानी थी I1 माइनस I3, और तीन वाले में कितना माना था I3, तो तीन वाले में कितना गया I3, सिंगल वाले में कितना जाएगा I1 माइनस I3। अब आ जाओ इधर I2 पे। I2 यहां पहुंचा, 1 2 3, 1 2 3 बराबर लेंथ है, दो हिस्सों में डिवाइड होगा, I2/2 हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इसको I2 नहीं लेते, इस करंट को मैंने 2I2 ले लिया, तो यहां पे पूरा का पूरा 2I2 मान लिया, तो वो दो हिस्सों में डिवाइड होके I2 और I2 बन गया। पहले से तो नहीं पता लग सकता ना, ऐसे थोड़ा मैनिपुलेशन कर लो, नहीं तो I2/2 लिखो, गलत नहीं है। मैं सिर्फ फ्रैक्शन बचा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। सो I2 और I3 जुड़ के कितना आया I2 प्लस I3। I2 और I3 जुड़ के कितना आया I2 प्लस I3। I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 जुड़ के कितना आया 2I2 प्लस 2I3। अब 2I2 प्लस 2I3, I1 माइनस I3, I1 माइनस I3 जुड़ के कितना आया 2I1 प्लस 2I2। I3 वाला टर्म कट गया, जितना करंट गया था वो वापस आ गया। मेन है करंट डिवीजन, 90% काम होने के बाद ये खत्म हो जाता है। अब इसके बाद क्या करोगे, आउटर लूप की इक्वेशन लोगे। लूप लेते हैं, इसको मैं PQ पॉइंट ले लेता हूं। लूप ADHPQA। अरे पकुआ, लूप में घूमो, जब आप लूप में घूमोगे तो क्या होगा,
पहले ए से डी, I1 इंटू आर पॉजिटिव, डी से एच, I1 माइनस I3 इंटू आर इक्वल टू ई। हाँ कि ना? और ई को क्या लिखते हो? अगर आर इफेक्टिव मानोगे तो ई हो जाएगा करंट इंटू आर इफेक्टिव। रख लो संभाल के, पिछले में भी यही किया था ना। करंट टोटल कितना था? 6I इंटू आर इफेक्टिव, ई को यही लिखा था। तो इसमें भी क्या करेंगे? टोटल करंट जो तुमने लिया विच इज 2I1 प्लस 2I2 इंटू आर इफेक्टिव। यहां तक क्लियर? पिछले वाले में तो आई कट गया था, आंसर आ गया, यहां नहीं कटा। तो यहां पे अब आपको I1 I2 I3 एक कॉमन वेरिएबल की टर्म में चाहिए होगा। उसके लिए अब हम ऊपर लूप्स की इक्वेशन पे आएंगे। लूप की इक्वेशन बनाते वक्त ध्यान रखना है, कई बार आप इक्वेशन बनाओगे आपके पास 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो वो लूप नहीं लेना होगा। कई बार आप इक्वेशन बनाओगे आपके पास दो दो लूप्स ले, दोनों की सेम इक्वेशन आ गई, तो फिर कोई और लूप ढूंढना पड़ेगा। तो दिमाग लगाते हैं, पहले इधर देखो, मैंने लूप लिया, अगर आप ध्यान दो, I2 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 I3 I1 सारे अलग हैं, 0 नहीं आ रहा, तो एक लूप ये ले लिया साइड वाली दीवार, लूप ABCDA, ABCDA। लूप की इक्वेशन, करंट की इक्वेशन सेम है ए और बी में, सो 2I2 इंटू आर। इसमें भी सेम है, प्लस I2 इंटू आर। नीचे ऑपोजिट हो गई, माइनस I3 इंटू आर। इसमें भी ऑपोजिट हो गई, माइनस I1 इंटू आर इक्वल टू 0। आर कट गया, कितना आया? 3I2 माइनस I3 माइनस I1 इक्वल टू 0। रखते हैं संभाल के, अभी देखते हैं क्या करना है। अब एक और लूप पकड़ो, सामने वाली दीवार देखो, I3 I2 प्लस I3 2I2 प्लस 2I3 I3 जुड़ रहा है, 0 नहीं आ रहा। बाकी देखते हैं, हो सकता है वो फर्स्ट वाली इक्वेशन आ जाए। ये लूप लेते हैं, विल सी की आता है कि नहीं। लूप EFGHE, ई से एफ, लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम, I3 इंटू आर प्लस I2 प्लस I3 इंटू आर प्लस 2I2 प्लस 2I3 इंटू आर माइनस I1 माइनस I3 इंटू आर इक्वल टू 0। सॉल्व करो, आर आर कॉमन निकल के कट गया, I1 वाली टर्म मात्र एक है, I2 वाली टर्म एक ये रही, प्लस 3I2, ये तो सेम आती हुई नजर आ रही है। I3 I3 2I3 4I3 5I3 सेम नहीं है, इक्वल टू 0। समझ में आया? अब क्या करना है, दो वैल्यूज तीसरे की टर्म्स में निकाल लो। इधर देखो, अगर आप ध्यान दोगे, अगर आप ध्यान दोगे तो I2 और I3 को I1 की टर्म्स में निकाल लो, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में 3I2 माइनस I3 इक्वल टू I1, थर्ड में 3I2 प्लस 5I3 इक्वल टू I1। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो, ये कट गया, ये भी कट गया, माइनस 6I3 इक्वल टू 0। I3 की वैल्यू आ गई 0। I3 0 बैक सब्सटीट्यूट करो, I2 आ गया I1 बाई 3। I2 I1 का रिश्ता आ गया, सब्सटीट्यूट करो, सब्सटीट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन, I1 इंटू आर, I1 की टर्म्स में ही चाहिए था, प्लस I1 माइनस I3 इंटू आर, I3 तो 0 है, इज इक्वल टू 2I1 प्लस 2I2, 2I2 मतलब 2I1 बाई 3 इंटू आर इफेक्टिव। I1 कॉमन निकल के खत्म, क्या बचा? 2R इज इक्वल टू 6 8, एलसीएम लूंगा 2 प्लस 2 बाई 3
8/3 इंटू आर इफेक्टिव। सो आर इफेक्टिव कितना हुआ? 3/4 टाइम्स स्मॉल आर। आया समझ? देखो, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते पेपर में आए, आज तक पूछा नहीं गया, पर इसका वो भाई भी नहीं पूछा गया जो अभी मैंने एनसीईआरटी वाला किया। पर है तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आ गया तो आप हाथ नहीं रोक सकते। ठीक है। तीसरा देखो, ये था फेस डायगोनल। तीसरा होता है एडजेसेंट साइड्स। पहला मैंने कौन सा किया? बॉडी डायगोनल, वो एनसीईआरटी में था। दूसरा कौन सा है? फेस। तीसरा कौन सा है? एडजेसेंट साइड्स। नाम दे देते हैं ABCD EFGH। देखो, मैन्युपुलेशन करूंगा अभी भी मैं हिलाऊंगा उसको, डिपेंडिंग कि मेरा क्वेश्चन कैसे चल रहा है। इधर आया, अब जरा ध्यान दो। AD सिंगल लेंथ पाथ, इधर 1 2 3 1 2 3 बराबर बराबर है, तो इधर एक लूंगा, बाकी दोनों में एक लूंगा। सो इधर मैंने मान लिया I1, इधर मान लिया I2, इधर मान लिया I2। तो अभी फॉर द टाइम बिंग मैंने टोटल करंट ले लिया I1 प्लस 2I2। टोटल करंट मैंने ले लिया I1 प्लस 2I2। अब I2 जब इधर पहुंचेगा, दो हिस्सों में डिवाइड होगा। देखते हैं बराबर है कि नहीं। 1 2 1 2 3 4 बराबर नहीं है। बराबर नहीं है। I1 तो सीधा ही पहुंच गया ना, उसका कोई काम नहीं। अब इधर आ जाओ। I2 जब डिवाइड होगा, I2 में अगर आप ध्यान दो, तो एक दो वाले में मैंने I3 मान लिया, चार वाले में मैंने I2 माइनस I3 मान लिया। I2 जब आया इधर, एक दो और एक दो तीन चार सिमिलर है, तो दो वाले में कितना माना था? I3, और चार वाले में कितना माना था? I1 माइनस, सॉरी, I2 माइनस I3। अब I2 माइनस I3 जुड़ के कितना हुआ? ट्वाइस ऑफ I2 माइनस I3। ट्वाइस ऑफ I2 माइनस I3 यहां पहुंचा, डिवाइड होगा, एक दो बराबर है। इधर हुआ I2 माइनस I3, इधर आ गया I2 माइनस I3। I2 माइनस I3 और I3 जुड़ के I2 इधर, I2 माइनस I3 और I3 जुड़ के I2 इधर। टोटल करंट वापस आ गया 2I2 प्लस I3। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं? आउटर लूप की इक्वेशन। इसको मान लिया पागल, इसको मान लिया क्यू। ये लूप लो, लूप ADPQA। इक्वेशन I1 इंटू आर माइनस ई। I1 इंटू आर इक्वल टू ई को क्या लिखते हैं? टोटल करंट इंटू आर इफेक्टिव। सो I1 इंटू आर, इस टोटल करंट यहां पे कितना है? I1 प्लस 2I2 इंटू आर इफेक्टिव। रख लो संभाल के, नो प्रॉब्लम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? ओ सॉरी, 2I2 प्लस I1, आई एम सो सॉरी, यहां सही लिखा था। ठीक है, 2I2 प्लस I1। यहां तक क्लियर? नो वरीज किसी भी बच्चे को? ऑनलाइन भी सबको क्लियर है बेटा इस स्टेप तक? ओके, अब आगे चलते हैं। ये हो गया। अब हमें लूप की अंदर इक्वेशन चाहिए। I1 I2 को I1 I2 का रिश्ता चाहिए, तो लूप लेते हैं पहले धरती माता वाला लूप। AEHDA, AEHDA, एहेडा। ये लूप अगर लेते हैं, प्लस I2 इंटू आर, प्लस I3 इंटू आर, प्लस I2 इंटू आर, माइनस I1 इंटू आर इक्वल टू 0। सो 2I2 प्लस I3 इक्वल टू I1 रख लो। I3 एलिमिनेट करना है मेरे को, वो नहीं चाहिए, उसको उड़ाएंगे। आ जाते हैं, तीसरा लूप लेते हैं। अब साइड वाली दीवार ले लें अगर, 0 आएगा साइड वाली दीवार पे। देखो, I2 माइनस I3, I2 माइनस I3 ऑपोजिट में, और I2 I2 ऑपोजिट में। 0 आ जाएगा, वो नहीं लेनी दीवार, इसीलिए एक स्टेप देख लिया करो। लेफ्ट वाली दीवार में भी 0 आ जाएगा, छत पे नहीं आएगा। I2 प्लस I3, ट्वाइस ऑफ I2 प्लस I3, I2 प्लस I3, छत पे नहीं आएगा। तो ऊपर लूप ले लेते हैं, BFGCB।
I2 minus I3 into R plus twice of I2 minus I3 into R plus I2 minus I3 into R minus I3 into R equal to 0. Yes or no? No problem. श्योर. सॉल्व करो. कितना आया? 4I2, 2 3 4, 4I2, I3 वाली वैल्यू, इसमें I1 आया ही नहीं ना? नहीं आया, कोई बात नहीं. I3 वाली वैल्यू 1 2 3 4 5 इक्वल टू 5I3. सो I3 कितना हो गया? 4/5 I2. नंबर 3. सब्सटीट्यूट 3 इंटू आपके पास आया 2I2 प्लस 4/5 I2 इक्वल टू I1. 10 14 14/5 I2 इक्वल टू I1. नंबर 4. फोर्थ को फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर दो. सब्सटीट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन. I1 into R is equal to I1 plus 2I2. I2 की वैल्यू 5/14 I1. So 10/14 I1 into R effective. हाँ कि ना? I1 कॉमन निकल के कट गया. I1 कॉमन निकल के कट गया. R is equal to 24/14 into R effective. तो R effective कितना हुआ? 7/12 टाइम्स स्मॉल r. खत्म. समझ में आ गई अप्रोच कैसे करनी है? क्लियर? इनको तीनों को अपने हाथ से लिखिए, फिर हम आगे चलेंगे. आगे ध्यान दीजिए. जिसका रह गया प्लीज वो बाद में लिख लेना. आगे ध्यान दो बेटा. डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन. कौन सा लॉ है? किरचॉफ लॉ लगेगा. इसी में कर देते हैं. इसमें करंट डिवीजन गिवन है. अगर करंट डिवीजन गिवन हो तो चेंज नहीं कर सकते, जो है वही लेनी पड़ेगी. अगर करंट डिवीजन ना गिवन हो तब आपको चेंज करनी होती है. इसमें करंट डिवीजन जो है वही लेनी पड़ेगी आपको. अब ध्यान दो. नाम भी दिए हुए हैं, नाम हम वही लेने हैं. I1 I2 और I3 तीन वेरिएबल्स हैं. एक लूप ले लेते हैं, ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला. लूप 1, लूप 2, लूप 3. सो पहला लूप मैं ले रहा हूं, लूप ABCA. करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन से भी कर सकते हो. दूसरा तरीका था, मैंने बताया था प्लस माइनस से, वो भी देख लो एक बार. करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन वाला तो याद आ गया. प्लस माइनस से कैसे? करंट जिस डायरेक्शन में जाता है ड्रॉप बनता है प्लस माइनस. नीचे आया प्लस माइनस, लेफ्ट गया प्लस माइनस. करंट, एक्चुअल करंट की डायरेक्शन ये इस तरफ गया प्लस माइनस. करंट नीचे आ रहा है प्लस माइनस, इसमें कहीं नहीं है. सो अगर प्लस पे पहले पहुंचो तो वोल्टेज को क्या लोगे? पॉजिटिव. माइनस पे पहले पहुंचोगे तो वोल्टेज को क्या लोगे? नेगेटिव. अब ए से स्टार्ट हुए, 4 ओम के प्लस पे पहुंचे तो 4 इंटू I2. फिर 2 ओम के प्लस पे पहुंचे, प्लस 2 इंटू I2 प्लस I3. 1 ओम के प्लस पे पहुंचे, प्लस 1 इंटू I1. I1 बैटरी के 10 पे नेगेटिव पे पहुंचे, -10 इक्वल टू 0. कॉर्नर से शुरू करना है हमेशा, और किसी पॉइंट से नहीं कर सकते. तो ये इक्वेशन बनी. I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 10. दूसरा लूप नीचे वाले पे आते हैं, ACDA. ACDA लूप. ए से स्टार्ट हुए, पहले बैटरी के प्लस पे पहुंचे +10, फिर 1 ओम के माइनस पे पहुंचे -1 I1, फिर 2 ओम के प्लस पे पहुंचे +2 I2 प्लस I3 माइनस I1, फिर 4 ओम के माइनस पे पहुंचे -4 I2 I1 माइनस I2 इक्वल टू 0. सॉल्व कीजिए. I1 4I1, राइट साइड गया 5I1, प्लस 2I2
प्लस 4i2, 6i2 राइट साइड गया माइनस 6i2, 2i3 राइट साइड गया माइनस 2i3 इक्वल टू 10 इधर रह गया सिर्फ। दो इक्वेशंस। तीसरे पे आइए, लूप, इसको पी पॉइंट ले लो, बीपीडीसीबी, शुरू हुए, पहले बैटरी के प्लस पे पहुंचे +5 वोल्ट, फिर 2 ओम के माइनस पे पहुंचे -2 प्लस i3 माइनस i1, फिर ऊपर वाले 2 ओम के माइनस पे पहुंचे माइनस ट्वाइस ऑफ i2 प्लस i3 इक्वल टू 0। ठीक है जी, सॉल्व करो। i1 वाली टर्म ये रही सिर्फ एक, राइट साइड गया 2i1 -2i2 -2i2 -4i2, राइट साइड गया +4i2 -2i3 -2i3, तो -4i3 राइट साइड गया +4i3। i1 वाली टर्म +2i1 है, राइट साइड गया -2i1 मनी इक्वल टू 5। नंबर 3, तीन इक्वेशंस, तीन वेरिएबल्स, i1 i2 i3 निकल जाएगा। एलिमिनेशन करोगे, क्या एलिमिनेशन करोगे? दो चीजें उड़ा दो, मतलब जैसे अब अगर आप इधर ध्यान दो, सो i1 और i2 एलिमिनेट हो रहा है यहां से, i3 भी देखो, ये जादू दिख रहा है, दोनों को ऐड करूंगा सीधा i1 आ जाएगा। चांस की बात इसमें आ रहा है, अदरवाइज क्या करना होगा, दो दो पकड़ लो, एक को राइट साइड ले जाओ, दो इक्वेशन से i1 i2 निकाल लो i3 की टर्म्स में और थर्ड में सब्सटीट्यूट कर दो। इसमें तो दोनों कट रहे हैं, बाई चांस ना कट रहे होते तो ये काम करते, तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं स्टैंडर्ड मेथड ही ले रहा हूं। i1 i2 को एक तरफ कर दो, i1 प्लस 6i2 इज इक्वल टू 10 माइनस 2i3 और 5i1 माइनस 6i2 इज इक्वल टू 10। हाँ जी, एक मिनट बेटा, लूप ACDA में, एक मिनट चेक करने दे। i1 4i1, अच्छा ये 2 मिस हो गया मुझसे, 7i1, बाकी सारे सही है ना, 2 4 6 और ठीक है 2, वो एक 2 मैंने मिस कर दिया था, सो ये 7i1 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 8i1 इक्वल टू 20, i1 आ गया 2.5 एम्पियर। इन्हीं दोनों को पकड़ो, i2 निकाल लो i3 की टर्म्स में, तो 6i2 इज इक्वल टू 10 माइनस i1 माइनस 2i3, सो 7.5 i1 की वैल्यू डाल दी, माइनस 2i3 इज 6i2, i2 आ गया 7.5 बाई 6 माइनस i3 बाई 3। इन दोनों वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो थर्ड में, सब्सटीट्यूट इन थर्ड, -2i1 मतलब -5 प्लस 4i2, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ गया 7.5 का डबल, 15 दूनी 30, 30 बाई 6, ये आ गया 5 प्लस माइनस 4i3 बाई 3, 4i2 की वैल्यू, ठीक, प्लस 4i3 इक्वल टू 5, 5 कट गया, कितना आया ये, 4 3 12, 12 में 4 गए 8, 8 बाई 3i3 इज इक्वल टू 5, i3 आ गया 15 बाई 8 एम्पियर्स। i3 की वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट करो, i2 निकल आएगा। समझ में आ गया? इक्वेशन सॉल्विंग है, एक बार किरचॉफ लॉ लग जाएगा, उसके बाद इक्वेशन सॉल्विंग करनी है और कुछ नहीं। ठीक है बेटा, तो इक्वेशन सॉल्व 3 वेरिएबल में कैसे, सबसे सिंपल तरीका, दो इक्वेशंस पकड़ो, उससे i1 i2 निकाल लो i3 की टर्म्स में, या i2 i3 निकाल लो i1 की टर्म्स में, या i1 i3 निकाल लो i2 की टर्म्स में।
तीसरे में सब्सटीट्यूट कर दो, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट 3.8, ये भी किरचॉफ का ही क्वेश्चन है, सीम्स टू बी। 4 आर्म्स ऑफ गेहूं पत्थर सेतु व्हीटस्टोन ब्रिज हैव द फॉलोइंग रेजिस्टेंसेस। ओके जी। ओ क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया, एक मिनट एनसीईआरटी देना, क्वेश्चन मिस हो गया, ये पूरा प्रिंट नहीं हुआ। आपको निकालना क्या है, ये सर्किट डायग्राम आपको गिवन है और आपको निकालना है गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 15 ओम है, is connected to BD. Calculate the current through the galvanometer when potential difference 10 volt is applied. IG निकालना है, यही है, इसी क्वेश्चन में आपको IG की वैल्यू निकालनी है, बाकी सारा डाटा क्वेश्चन में गिवन है। गैल्वेनोमीटर करंट की वैल्यू निकालनी है। अब गैल्वेनोमीटर करंट की वैल्यू निकालने के लिए करंट डिवीजन ऑलरेडी गिवन है, तो यही लेनी है, बदल नहीं सकते। एक लूप लेंगे ये वाला, एक लूप लेंगे ये वाला, और एक लूप लेंगे आउटर। तो पहला लूप लिया ऊपर वाला, लूप ए बी डी ए, सॉल्व कीजिए। अब मैं प्लस माइनस से नहीं है, मैं लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से कर रहा हूं, आपकी चॉइस जो आपको अच्छा लगे। लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम 100I1, लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम 15IG, लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन अपोजिट 60I2 इक्वल टू 0। ठीक है, 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से काट दो, 20I1 प्लस 3IG इक्वल टू 12I2, नंबर 1। दूसरा लूप लो BCDB, लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम I1 माइनस IG इंटू 10, ऑपोजिट -5 टाइम्स I2 प्लस IG, ऑपोजिट -15 टाइम्स IG इक्वल टू 0। इधर भी 5 कॉमन निकल के कट गया, सिंप्लीफाई, कितना हुआ 2I1, और कोई नहीं है I1 वाला, IG वाला -2IG माइनस IG -3IG -3IG -6IG, और I2 वाला -I2, तो इक्वल टू I2, नंबर 2। नो प्रॉब्लम, श्योर। I1 IG I2 की दो इक्वेशंस आ गई। एक लूप ले लो आउटर वाला, लूप ADC PQA, इस लूप में लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम, इसमें भी सेम, और यहां -10 पे पहुंचूंगा, तो इधर आया 60 इंटू I2, 60I2 प्लस 5I2 प्लस IG -10 इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 10। सो 12I2 प्लस I2 प्लस IG इक्वल टू 2, तो 13I2 प्लस IG इक्वल टू 2, रख लो संभाल के, नंबर 3। अब आप तमीज से देखो, I2 अगर मैं निकाल लूं IG की टर्म्स में तो काम हो जाएगा, I2 निकाल लूं, मतलब मैं I1 को एलिमिनेट कर दूं, I1 एलिमिनेट कर दूं, तो सेकंड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग 1 एंड 2। I1 एलिमिनेट करते हैं, 20I1 प्लस 3IG इक्वल टू 12I2, और इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 20I1 माइनस 60IG इक्वल टू 20I2, दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल, कितना आया 63IG
इक्वल टू -8 I2। तो I2 आ गया -63/8 IG। सब्सटीट्यूट इन थर्ड, 13I2 -13 इंटू 63/8 प्लस IG इक्वल टू 2। IG निकल जाएगा। आया समझ? क्लियर? नेक्स्ट, इन अ मीटर ब्रिज, फिगर एनसीईआरटी की है, मैं बना देता हूं अभी। द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर्स फ्रॉम ए। मीटर ब्रिज ये ऐसा बना हुआ है। ये मीटर ब्रिज है, बेसिक मीटर ब्रिज है। ये 100 सेंटीमीटर की वायर हो गई। द नल पॉइंट इज फाउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर्स फ्रॉम ए। ये ए एंड है, ये बी एंड है। यहाँ पे 33.7 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट आता है। तो ये राइट साइड कितना हो गया? 66.3 सेंटीमीटर। मीटर ब्रिज है तो resistance of 12 ohm is connected in parallel with S. Determine the value of R and S. The null point becomes इतना। Okay. Resistance of 12। एक मिनट बुक देना। देखना जरा उसमें कौन सा है, P और S कौन से लिए हुए। फिगर 3.27। ये थ्योरी में से उसने फिगर उठा ली और क्वेश्चन वहां बना दिया। 3.27 ये रहा, ये R है और ये S है। सो अभी पहले सिचुएशन ये है, नल पॉइंट कहां आता है? 33.7 पे। तो R बाय S इज 33.7 डिवाइडेड बाय 66.3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। यही करते हो। आगे क्या बोला? इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद S। यहां पे 12 ओम कनेक्ट करा तो नल पॉइंट आ गया 51.9 पे। सो अब आपके पास R अपनी जगह पे है, S के साथ पैरेलल में 12 आ गया, नल पॉइंट बना 51.9 पे। 51.9 तो ये हो गया 48.1। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या आएगी? R अपॉन इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन 12S अपॉन 12 प्लस S इज इक्वल टू 51.9 अपॉन 48.1। यस और नो? अब R बाय S की वैल्यू ये रही, सब्सटीट्यूट करो। इस R बाय S की जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। आपके पास आया 12 प्लस S अपॉन 12 इंटू 33.7 अपॉन 66.3 इज 51.9 अपॉन 48.1। क्या आप यहां से S कैलकुलेट कर सकते हो? S कैलकुलेट करने के बाद आप R कैलकुलेट कर सकते हो फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी गंदी है पर लॉजिक समझ में आ गया ना। रेशियो इक्वल करना होता है। अब ये वो क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा था आपको कि ये पोटेंशियोमीटर का नाम तो है बट इसमें पोटेंशियोमीटर का कोई काम नहीं है। ये बिना पोटेंशियोमीटर के भी आप बेसिक सर्किट की फॉर्म में आ सकता है। टोटल रेजिस्टेंस दी है आर नॉट। द रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम्स ड्रॉस करंट फ्रॉम अ पोटेंशियोमीटर। भाड़ में जाए। द पोटेंशियोमीटर हैज अ टोटल रेजिस्टेंस आर नॉट। ये बोल सकता है वायर हैज अ टोटल रेजिस्टेंस आर नॉट। एंड एक और आपने वायर कनेक्ट की जिसका रेजिस्टेंस आ रहा है टू द मिड पॉइंट। जब मिड पॉइंट पे कनेक्ट करूंगा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस आर। इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, मतलब ए और बी पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है। अब आप सिंपल सोचो, ये रेजिस्टेंस को, इस रेजिस्टेंस को, ये आर नॉट टोटल थी, मिडल में कनेक्ट करोगे तो ये आर नॉट बाई 2 और ये आर नॉट बाई 2 हो गई कि नहीं हो गई? तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगी? ये दोनों पैरेलल में। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगी? दोनों पैरेलल में। सो 1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ ए बी कितना होगा? 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर नॉट बाई 2। तो ये कितना आया? 1 बाय आर प्लस 2 बाय आर नॉट। एलसीएम लो, आर नॉट प्लस 2 आर। सो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आया? आर नॉट अपॉन आर नॉट प्लस 2 आर। रख लो संभाल के। बीसी का रेजिस्टेंस कितना है? आर नॉट बाई 2। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हुआ? आर इफेक्टिव हुआ ए बी का रेजिस्टेंस प्लस बीसी का रेजिस्टेंस। हाँ कि ना? सीरीज में थे दोनों सेक्शंस,
ये सेक्शन और ये सेक्शन सीरीज में, ए बी का रेजिस्टेंस कितना है, आर आर नॉट अपॉन आर नॉट प्लस 2R प्लस आर नॉट बाई 2। आर नॉट कॉमन ले लो, बचा आर अपॉन आर नॉट प्लस 2R प्लस 1/2। एलसीएम लो, ट्वाइस ऑफ आर नॉट प्लस 2R, इधर आ गया 2R प्लस आर नॉट प्लस 2R, आया आर नॉट इंटू 4R प्लस आर नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ आर नॉट प्लस 2R। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया। अब आपको ए बी के बीच में वो निकालना है वोल्टेज, तो पहले निकालो करंट। करंट होता है वोल्टेज बाय आर इफेक्टिव, आर इफेक्टिव ये ला वोल्टेज अपॉन आर नॉट इंटू 4R प्लस आर नॉट, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा ट्वाइस ऑफ आर नॉट प्लस 2R। ये हो गया टोटल करंट। टोटल करंट आ गया तो वोल्टेज ए बी के अक्रॉस कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी। करंट मतलब V इंटू 2 इंटू आर नॉट प्लस 2R डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू 4R प्लस आर नॉट, ये हो गया करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है, आर नॉट अपॉन आर नॉट प्लस 2R। आर नॉट प्लस 2R कट गया, आर नॉट कट गया, क्या बचा 2VR अपॉन 4R प्लस आर नॉट, खत्म। अब मुझे बताओ कहीं यहां पे सीरीज पैरेलल के अलावा कुछ लगा नहीं, तो ये क्वेश्चन अलग तरीके से फ्रेम हो सकता है, इसमें पोटेंशियोमीटर का कुछ काम नहीं था। समझ में आ गया, इसीलिए मैंने कराया, बाकी पोटेंशियोमीटर के नहीं कराऊंगा, बट ये इसीलिए कराया क्योंकि बिना पोटेंशियोमीटर के लॉजिक के भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। फ्रेमिंग बस क्वेश्चन की थोड़ी डिफरेंट करनी पड़ेगी, पर कंसेप्ट तो क्लियर है। नंबर्स में होता तो कितना आसान लगता, पर ये नंबर्स के बिना है तो थोड़ा देखने में मुश्किल लग रहा है, लॉजिकली इजी है। ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा, ऑनलाइन सब बच्चों को क्लियर, आप सबको क्लियर है, ठीक है। आ जाते हैं अगले पे, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। इसके क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, फुद्दू क्वेश्चन है स्टार्टिंग के। देखो जरा, हाँ जी ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्या कह रहा है, स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज अ ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.4, मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन। मैक्सिमम करंट कितना होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 होगी। करंट होता कितना है, करंट होता है वोल्टेज अपॉन एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। फॉर आई टू बी मैक्सिमम, कैपिटल आर क्या होना चाहिए, 0। सो मैक्सिमम करंट कितना होगा, मैक्सिमम करंट होगा ईएमएफ डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ है कितना 12, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4, 30 एम्पियर आंसर। फुद्दू। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड कह रहा है अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम्स इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर। ओके, एक बैटरी है 10 वोल्ट की, इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम्स, इसको आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। इफ द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर्स, इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 करंट है, पहले इतनी लाइन पढ़ लेते हैं, आर निकाल लेते हैं। करंट कितना होगा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सो 0.5 इज हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर प्लस 3 इक्वल टू 20, आर आ गया 17 ओम्स। आगे क्या बोला, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, पहला पार्ट आ गया। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, टर्मिनल वोल्टेज ये डिस्चार्ज हो रहा है तो ई माइनस आई आर। इसमें आर कौन सा होता है, इंटरनल। ईएमएफ कितना है 10, आई की वैल्यू 0.5 और आर की वैल्यू 3, आंसर आया 8.5 वोल्ट। चार्जिंग होती तो ई प्लस आई आर, डिस्चार्जिंग होती तो ई हो रही है तो ई माइनस आई आर। क्लियर। आ जाते हैं थर्ड फोर्थ पे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या बोल रहा है, 3 रेजिस्टर्स 1 2 3 आर कंबाइंड इन सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस है। अब मुझे बताओ, ये सॉल्व में नहीं दिए उसने, सॉल्व हमेशा बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। तो एनसीईआरटी में बच्चे गलती क्या करते हैं, बैक एक्सरसाइज खेलते रहते हैं, सॉल्व को छोड़ देते हैं।
और सॉल्व ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू बैक एक्सरसाइज। बैक एक्सरसाइज में बहुत पोपट क्वेश्चंस होते हैं, आप कभी भी नोटिस करना, जितनी भी एनसीईआरटी क्लासेस होती हैं उसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लगता है, बैक एक्सरसाइज जल्दी जल्दी होती है। उसका रीजन ये, बैक इन टेक्स्ट में समझाने वाला पार्ट बहुत सारा होता है, तो कृपा करके उनको मत छोड़ा करो। पहला पार्ट हो गया, हटा। If the combination is connected to a battery of EMF 12 volt and negligible obtain the potential drop across each resistor। आपके पास है एक 1 ओम, एक है 2 ओम, एक है 3 ओम। आपने टोटल बैटरी की वोल्टेज लगा दी कितनी, 12 वोल्ट। सो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा वोल्टेज बाय दिस 2 एम्पियर। सो V1 V2 V3, V1 कितना हो जाएगा IR, V2 कितना हो जाएगा IR, V3 कितना हो जाएगा I2 और वो 3 6 वोल्ट। फोर्थ पे आ जाए, 3 रेजिस्टर इतना 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 आर कंबाइंड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा 1 बाय आर इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। 20 एलसीएम हुआ, 10 प्लस 5 प्लस 4, आर कितना आ गया 20 बाय 19 ohms। If the combination is connected to a battery of EMF 20 volt, determine the current through each। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 4 और 5 है। आपने बैटरी लगाई है 10 वोल्ट की, 20 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम्स। इस पे मान लिया I1, इस पे माना I2, इस पे माना I3। तीनों पैरेलल में, तीनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगी क्योंकि और कहीं ड्रॉप नहीं हो रहा, तो यानी जो I1 हो जाएगा वो हो जाएगा 20 बाई 2 दैट इज 10 एम्पियर। I2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 बाई 4 दैट इज 5 एम्पियर। I3 हो जाएगा 20 बाई 5 दैट इज 4 एम्पियर। खत्म, ठीक है। आ जाते हैं अगले पे। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज 100 ohms। सो 27 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है 100 ohms, ठीक है। What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? 117 ohm है तो टेम्परेचर कितना होगा, अल्फा 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। अब इधर नोटिस करो, इधर आपको ये नहीं बोला फॉर अ गिवन रेंज, इसमें सिर्फ अल्फा दिया, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस वाला अल्फा है। यहां पे 0 का कोई काम ही नहीं था ना, बट आपको 0 के रेफरेंस में करना होगा। तो रेजिस्टेंस एट 27 इज रेजिस्टेंस एट 0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 27। एक्यूरेट आंसर इसी से आता है। चाहो तो डिफरेंस से भी कर सकते हो, चाहो तो डिफरेंस से भी कर सकते हो, आंसर फर्क आएगा, वो भी ठीक मानता है, सीबीएसई में नंबर नहीं काटता, बट कायदे से अगर आपको कुछ ना बोला हो तो आपको 0 डिग्री से करना चाहिए, ठीक। ये हुआ रेजिस्टेंस एट टी इज रेजिस्टेंस एट 0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। दोनों को डिवाइड कर दो, रेजिस्टेंस एट टी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस एट 27 is 1 plus alpha t divided by 1 plus alpha 27। RT की वैल्यू 117 by 100 1.17 into 1 plus alpha into 27 is 1 plus alpha into t। ब्रैकेट खोलो, 1.17 plus 1.17 alpha 27 is 1 plus alpha t। 1 को इधर ले जाओ, कैलकुलेशन लास्ट में, बीच में मत डाल देना, 1 को इधर ले जाओ, 0.17 छोटा करके दिखाऊंगा कैलकुलेशन, 0.17 प्लस 1.17 इंटू अल्फा इंटू 27 इज अल्फा टी। अल्फा को नीचे ले जाओ, कैपिटल टी लिखना चाहिए था, चलो कोई नहीं, मैंने स्मॉल लिख दिया, वैसे कैपिटल टी होना चाहिए, टेम्परेचर है ना। तो कैपिटल टी कितना हुआ 0.17 अपॉन अल्फा प्लस 1.17 इंटू 27। अब डालो वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, सो 0.17 डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 प्लस 1.17 इंटू 27 कितना है ये, ऊपर आ गया 1.7 कट जाएगा, 1000 बचेगा ऊपर, 1000 प्लस 1.17 इंटू 27 हो जाएगा छोटा सा कैलकुलेशन। ये है प्रॉपर मेथड करने का। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पर उससे आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा, चलेगा, वो भी गलत नहीं है। आप कर सकते हो रेजिस्टेंस एट टी इज रेजिस्टेंस एट 27
इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस 27। तो 117 इज 100, 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस 27। 1.17 is 1 plus alpha into t minus 27. 0.17 is alpha into t minus 27. So t minus 27 is 0.17 divided by alpha. तो t आ गया 1027 डिग्री सेल्सियस। इसमें 1027 तो थोड़ा ज्यादा आएगा। ये एग्जैक्ट आंसर है, एनसीईआरटी में ऐसे किया हुआ है। जो मर्जी कर लो, 12th के स्कोप में सब चलता है, पर एंट्रेंसेस के स्कोप में ध्यान रखना, ये बेटर है, ये एक्यूरेट रिजल्ट देगा आपको। ठीक है, समझ में आया? सो जब तक अल्फा ना बोला हो फॉर अ गिवन रेंज, तब तक आप ये करना चाहिए। पर एनसीईआरटी में वैसे किया है, आप वैसे भी कर सकते हो, मना नहीं है, पर करेक्ट ये है। आपने अगर याद हो वो वाला फॉर्मूला डिराइव करा था इसी से, बाइनोमियल थ्योरम लगा के, तो ये अप्रोक्सीमेट नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। ठीक है, आगे देखिए। 6/7 a negligibly small current is passed through a wire of length 15 meters and uniform cross section itna, and its resistance is measured to be 5. What is the resistivity of the material? R is equal to rho L by A. Simple question. Answer 6. आपको लेंथ दी है 15 मीटर्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर। एनसीईआरटी वालों से शायद यहां गलती हो गई, ये 10th की किताब का क्वेश्चन था, 12th में डाल दिया। मतलब सोचो उन्होंने आपको कितना बेइज्जती कर रहे हैं ना, 10th एनसीईआरटी वाले आपकी, कि लानती हो, इसी लायक हो तुम, तो पढ़ लिया करो, बेइज्जती करने का मौका नहीं मिलना चाहिए किसी को। आंसर 7th ये हो जाएगा ना, कैलकुलेट बेटा। आंसर 7, सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 and 2.7 at इतना, कैलकुलेट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट सेम है दोनों का, कोई फर्क नहीं होगा, रेजिस्टेंस होना चाहिए था वैसे यहाँ पे। R इज इक्वल टू 2.1 और यहाँ 2.7। अब इसमें भी सेम खेल खेल सकते हो, तो 2.1 इज इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 27.5, और इधर आया 2.7 इज इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 100। दोनों को डिवाइड करो, 27/21 इज 1 प्लस अल्फा इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू 27.5। कैलकुलेशन हो जाएगी। दूसरा तरीका इसको करने का, आर टी दैट इज 22.7 इज इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर 100 माइनस 27.5 कितना हुआ? 72.5। इससे अल्फा निकाल लो, चॉइस आपकी है, बेटर ये है, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाएं, 3.8 heating element using nichrome connected to a 230 volt supply draws an initial current of 3.2 amperes which settles after few seconds to a steady value of 2.8 amperes. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27? So मतलब जब 27 डिग्री सेल्सियस था तब करंट है 3.2 एम्पियर। जब वो गर्म हो गया तब टी टेम्परेचर मान लिया, तब करंट है 2.8 एम्पियर। यही मतलब हुआ। वोल्टेज तो 230 वोल्ट पे फिक्स थी, मतलब इस सिचुएशन में करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस कितना होगा? 230/3.2, और इस सिचुएशन में कितना होगा? 230/2.8। हाँ कि ना? और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एवरेज्ड ओवर द टेम्परेचर रेंज, मतलब ये जीरो के रेफरेंस वाला नहीं है क्वेश्चन। सो अल्फा आपको क्या लेके चलना है? एवरेज अल्फा 1.7 इंटू 10⁻⁴। तो यहां पे कैटेगोरिकली आपको क्या करना है? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T 230/2.8 is resistance at 27, 230/3.2, 1 plus alpha into change in temperature T minus 27। 230 से 230 कट गया, 32/28, 32/28, 8 चौक 32, 7 चौक 28, 8/7,
इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस 27। 1 को इधर लाओ, 1/7 इज 1 अल्फा इंटू टी माइनस 27। अल्फा की वैल्यू पुट करो, टी माइनस 27 कितना आया, 1/7 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻4। सो टी कितना आया, 10,000 अपॉन 7 इंटू 1.7 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेशन हो जाएगी। गॉट इट? समझ में आया? आ जाते हैं नेक्स्ट, 9th। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन। किरचॉफ लॉ इसी में पेल देते हैं, ध्यान दो इधर। ईच ब्रांच, अब इसमें करंट डिवीजन गिवन नहीं है तो करंट डिवीजन करते हैं। आई करंट टोटल मान लिया, ऊपर गया I1, नीचे गया I माइनस I1। I1 इधर गया, I2 इधर गया, I1 माइनस I2। I2 इधर आया, I माइनस I1 इधर आया, इधर हुआ I माइनस I1 प्लस I2। दोनों जुड़ के वापस आई आ गए। मैं इक्वेशंस बना देता हूं, सॉल्विंग तो हो जाएगी। इक्वेशन, एक लूप ये ले लेते हैं, एक लूप ये ले लेते हैं, एक लूप आउटर ले लेते हैं। लूप पहले ए बी, इसका नाम नहीं दिया हुआ, डी, ए बी डी ए। इस अबडा लूप की इक्वेशन क्या बनेगी, प्लस I1 इंटू 10 प्लस I2 इंटू 5 माइनस 5 टाइम्स I माइनस I1 इक्वल टू 0। यस सुनो, 5 कट रहा है, कॉमन निकल के कितना बचा, पहले तो I वाली टर्म एक है, माइनस I, फिर 2I1 3I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन बीसीडीबी, बीसीडीबी की इक्वेशन क्या बनेगी, 5 टाइम्स I1 माइनस I2 माइनस 10 टाइम्स I माइनस I1 प्लस I2 माइनस 5 टाइम्स I2 इक्वल टू 0। यस सुनो, 5 कॉमन निकाल के उड़ा दो, कितना आया, माइनस 2I प्लस I1 प्लस 2I1 3I1 माइनस I2 माइनस 2I2 माइनस I2 माइनस 4I2 इक्वल टू 0। आ गई सेकंड इक्वेशन। तीसरे ले लेते हैं, नीचे वाला लूप, लूप इसको PQ ले लो, ADC PQA पकुआ। इस लूप की प्लस, ये भी प्लस और नीचे वाला भी प्लस। सो प्लस I माइनस I1 इंटू 5 प्लस 10 इंटू I माइनस I1 इंटू प्लस I2 माइनस 10 और इसमें करंट इधर ही था तो लूप की करंट की सेम है, प्लस 10I इक्वल टू 0। इसमें भी 5 कॉमन निकल के कट गया, सॉल्व करो। I प्लस 2I प्लस 2I 5I, I1 की वैल्यू माइनस I1 माइनस 2I1 माइनस 3I1, I2 की वैल्यू प्लस 2I2 प्लस 2I2 कितना हुआ, नहीं प्लस 2I2 ही है सिर्फ, नीचे तो नहीं है ना, प्लस 2I2 इधर जाएगा इक्वल टू 2। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल सॉल्व हो जाएंगे। I1 I2 इन दो से निकाल लो I की टर्म्स में, तीसरे वाले में सब्सटीट्यूट कर देना। क्यों कर रहा हूं, देखो ये 3I1 कोफिशिएंट सेम है, निकालना आसान रहेगा। I1 I2 निकाल लो I की टर्म्स में, थर्ड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट। गॉट इट? समझ में आ गया? ये था 9th। आ जाते हैं 10th 11th पे। 10th पहले, इन अ मीटर ब्रिज, वही वाला सेम 3.27, लेफ्ट पे P था, राइट पे Q था ना उसमें। The balance point is found to be at 39.5 centimeters from A and the resistor Y of 12.5 ohms. Determine the resistance of X via the connections between the resistance of region made of thick copper strips. वो आ जाते हैं
एक्स का जो ये ऐसा है, एक्स इस तरफ है, वाई इस तरफ है, ये वायर है 100 सेंटीमीटर की, ये ए एंड है, ये बी एंड है, यहां पे नल पॉइंट आ रहा है, नल पॉइंट है 39.5। सो राइट साइड पे कितना हो गया 60.5, राइट साइड पे हो गया 60.5, द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड बाय इतना, द रेजिस्टेंस वाई इज 12.5, आपको x निकालना है, तो x अपॉन 12.5 इज इक्वल टू 39.5 अपॉन 60.5, यस और नो, x निकल जाएगा, खत्म हो गया। Why are the connections between the resistance in a Wheatstone or meter bridge made of thick copper strips? Thick copper strips के क्यों यूज करते हो? R is equal to rho L by A होता है, एरिया ज्यादा होगा तो वायर की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, तो कम करंट भी पास हो पाएगा। बी पार्ट, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द मीटर ब्रिज अबव इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज्ड, अगर एक्स और वाई इंटरचेंज करोगे तो बैलेंस पॉइंट हो जाएगा 60.5, पलट जाएगा ना पूरा, एक्स एंड वाई को इंटरचेंज करोगे तो बैलेंस पॉइंट बिकम्स 60.5, इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज्ड then balance point becomes 60.5 centimeters. कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सी पार्ट, व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज, नो इफेक्ट। किसी भी व्हीटस्टोन ब्रिज में आप गैल्वेनोमीटर और सेल को आपस में पलट सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे, जरा ध्यान देना, इधर आपके पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये सेल है और ये गैल्वेनोमीटर है, पी क्यू आर एस, आप क्या बोलते हो, पी बाई क्यू आर बाई एस के बराबर होगा, यही होता है अगर बैलेंसिंग है तो। अगर पी बाई क्यू आर बाई एस के इक्वल है तो आई जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। अगर मैं इसमें पलट दूं, जहां सेल लगा हुआ है जिन दो पॉइंट्स के क्रॉस, उधर मैं लगा दूं गैल्वेनोमीटर, और जहां गैल्वेनोमीटर है उन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस लगा दूं सेल, मतलब ये एबीसीडी अगर है, अब मैं सिचुएशन बदल दूं, इन दोनों के क्रॉस लगा दूं बैटरी और इन दोनों के बीच में लगा दूं गैल्वेनोमीटर, पीक्यूआरएस अपनी भी अपनी जगह पे। अब ये भी अगर ऐसे उल्टा करके देखो तो ये भी तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, आईजी 0 की क्या कंडीशन होगी इसमें, आर बाई पी इज इक्वल टू एस बाई क्यू, सॉल्व करो, पी बाई क्यू आर बाई एस के बराबर आया, सेम इफेक्ट, सो दोनों सेम ही सर्किट है। आप गैल्वेनोमीटर और बैटरी को आपस में इंटरचेंज कर दो, कोई इफेक्ट नहीं होता, नल पॉइंट रिमेन सेम। ये काम का पॉइंट है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, गॉट इट। सो किसी भी व्हीटस्टोन ब्रिज में आप बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर देते हो, नल पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, हाँ जी बेटा, करना है बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज है आपके कोर्स में 11th। A storage battery of EMF 8 volt and internal resistance 0.5 is being charged by 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohms. एक बैटरी है 8 वोल्ट की, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohms, आप इसे चार्ज कर रहे हो, ये चार्जिंग होती है बेटा यूजिंग अ रेजिस्टर ऑफ 15.5 ohms। चार्जिंग के लिए उल्टा लगाना पड़ता है, इफेक्टिवली ये 120 वोल्ट लगाया ना आपने, 120 वोल्ट। दोनों जो बैटरी और सेल है, ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, दोनों अपोज कर रहे हैं, तो ई इफेक्टिव करंट कितना हो जाएगा, इफेक्टिव वोल्टेज डिवाइडेड बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव वोल्टेज कितनी हो गई, 120 में 8 कम, और रेजिस्टेंस कितनी हो गई 15.5 प्लस 0.5, 112 बाई 16, ठीक है, कितना आएगा सॉल्व करके, है बेटा, बेटा एक का करंट एंटी क्लॉकवाइज है, एक का क्लॉकवाइज है, सेम डायरेक्शन में सपोर्टिंग करंट है क्या, इसका करंट कैसे होगा, ऐसे फ्लो करेगा, इसका करंट ऐसे फ्लो करेगा, अपोजिंग है कि नहीं है, ठीक है ना। सो 112 बाय 16 इतना एम्पियर ये करंट आ रहा है,
कैंसिल हो रहा है 4 से, 4 4 जा 4 2 जा 8, 32, 8 चौक 32, 7, सीधा 7 से ही जा रहा था, 7 एम्पियर, 7 एम्पियर करंट आ गया। आगे क्या बोल रहा है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगी, ई प्लस आई आर, 8 प्लस 7 इंटू 0.5, 11.5 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रेजिस्टर, सो दैट करंट कंट्रोल में रहे, अदरवाइज करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा और बैटरी खराब हो सकती है। 12th, इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट, छोड़ दीजिए, ये नॉट इन सिलेबस वाला है। आ जाते हैं 13th पे। 13th में कह रहा है, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जाम्पल 3.1 इज 8.5 इंटू 10⁻28। वो पहला क्वेश्चन जो आज किया था, उसमें नंबर डेंसिटी आई 8.5 इंटू 10⁻28 per meter cube. How long does an electron take to drift from one end of the wire 3 meter long to its other end? टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये आप एग्जांपल 3.1 में आपने निकाला था। ठीक, ये हो गया आपके पास टाइम। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इतना एंड इज कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। इधर वीडी दोबारा निकालना पड़ेगा, वीडी हो गया आई अपॉन ए एन ई, वीडी कितना हो गया आई अपॉन ए एन ई। करंट कितना है, करंट कितना 3, एरिया कितना 2 इंटू 10⁻⁻6, नंबर डेंसिटी 8.5 इंटू 10⁻28, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे वीडी निकलेगा और आपके पास टाइम कितना हो जाएगा, एल बाय वीडी, कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। यहां तक जो क्वेश्चन थे वो आपके मेन क्वेश्चन थे। इसके बाद हम एडिशनल एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। यहां तक किसी ने कुछ पूछना है तो प्लीज बोलो पहले, कोई भी क्वेश्चन कोई भी लॉजिक ना समझ में आया हो तो प्लीज बोलिए, नहीं आगे चलते हैं। फिर इसके बाद एडिशनल एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.14, ध्यान दीजिए बेटा, कितना लंबा क्वेश्चन है ना, है फुद्दू सा, 3 लाइन का आंसर। कह रहे अर्थ सरफेस हैज अ नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है -10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके जी। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 किलोवोल्ट बिटवीन द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस रिजल्ट्स इन द करंट ऑफ 1800 एम्पियर ओवर द एंटायर ग्लोब। ओके ठीक है, पहले पूरा चार्ज निकाल लेते हैं। 4πr² सिग्मा, मल्टीप्लाई करते हैं एरिया को सरफेस डेंसिटी से, सो 4π रेडियस का स्क्वायर 6.37 इंटू 10⁻6, इसका स्क्वायर इंटू सिग्मा, माइनस लिख लो क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहां तक क्लियर, कैलकुलेट हो जाएगा ना। इतना कूलम टोटल चार्ज है जी धरती की सतह पे। उसने क्या बोला, करंट जो है वो 1800 एम्पियर है। ओके 1800 एम्पियर है। इफ देयर वर नो मैकेनिज्म टू सस्टेनिंग एटमॉस्फेरिक करंट, एटमॉस्फेरिक करंट वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है ना, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग में जितना होता है वो उसको वापस चार्ज कर देता है। फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल्स में किया था कि पूरा डिस्चार्ज क्यों नहीं हो जाता। उसका रीजन क्या है, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग क्या करती है, उसको वापस से चार्ज करती रहती है कंटिन्यूअसली। तो कह रहे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा चार्ज, तो कितनी देर लगेगी पूरा अर्थ को डिस्चार्ज होने में। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, टाइम क्या होगा, चार्ज अपॉन करंट, चार्ज कितना 4π इंटू 6.37 इंटू 10⁻6 इसका स्क्वायर इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 1800, खत्म। देखने में कितना भयावह है ना, और है पोपट। ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया, ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट 15 नंबर, 15 नंबर 6 लेड एसिड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल, जो मर्जी टाइप ऑफ सेल है,
ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इतना ज्वाइंट इन सीरीज टू प्रोवाइड सप्लाई टू इतना ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई ड्रॉन व्हाट इज द करंट निकालना है रेजिस्टेंस 8.5 6 सेल्स हैं सीरीज में कनेक्ट कर दिए ये 6 सेल्स हैं सीरीज में कनेक्ट कर दिए और रेजिस्टेंस एक्सटर्नल है 8.5 ओम्स ठीक है व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई अब पहले जब इसका इक्विवेलेंट बनाऊंगा नीचे बनाता हूं इसका इक्विवेलेंट सीरीज में क्या हो जाता है ऐड हो जाता है 12 वोल्ट हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 6 इंटू 0.015 15 छक 90 0.09 ओम्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 8.5 ओम्स यही ना है गॉट इट आगे क्या बोला व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इन टर्मिनल वोल्टेज करंट कितना हो गया 12 अपॉन 8.5 प्लस 0.09 सो 12 अपॉन 8.59 एम्पियर कैलकुलेशन हो जाएगी टर्मिनल वोल्टेज के लिए क्या करोगे टर्मिनल वोल्टेज उसने बोला नहीं किसका है तो इट्स टर्मिनल वोल्टेज मतलब टोटल बोला होगा टोटल टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा E माइनस आई इंटू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 0.09 ठीक है समझ में आया आ जाते हैं इसके बी पार्ट पे जो इसका बी पार्ट है वो क्या बोला secondary cell after long use has an EMF of 1.9 volt and a large internal resistance what maximum current can be drawn from this cell 1.9 divided by 380 external क्या हो जाएगा 0 याद है ना could the cell drive the starting motor of car no क्योंकि internal resistance बहुत ज्यादा हो गई है करंट ही नहीं मिलेगा so no because due to high resistance high internal resistance we will not get sufficient starting current got it yes क्योंकि आपको बोला ना मैक्सिमम करंट निकालना है मैक्सिमम करंट कब होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं होगी ठीक है नेक्स्ट 16 two wires of equal length one of alu and the other of copper have the same resistance आलू और कॉपर दोनों की रेजिस्टेंस सेम है कौन सी वायर हल्की होगी कौन सी वायर हल्की होगी हेंस एक्सप्लेन व्हाई आलू वायर्स आर प्रेफर्ड ओवर व्हाई आलू वायर्स आर प्रेफर्ड फॉर ओवरहेड पावर केबल्स एक तो वो हल्के होते हैं तो वो आंसर यही दे दिया उसने ठीक है अब देखो टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ बराबर है वन ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर ऑफ कॉपर हैव द सेम रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम वायर और रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर दोनों सेम दिए हुए अब रो ऑफ एल्यूमिनियम लेंथ अपॉन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इज रो ऑफ कॉपर लेंथ अपॉन एरिया ऑफ कॉपर एल कट गया एरिया ऑफ एल्यूमिनियम वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायर कितना हो गया रो ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय रो ऑफ कॉपर रो ऑफ आलू कितना है 2.63 इंटू 10 टू द पावर -8 2.63 इंटू 10 टू द पावर -8 और रो ऑफ कॉपर कितना है 1.72 इंटू 10 टू द पावर -8 कट गया ये तो आपके पास एरिया ऑफ आलू और एरिया ऑफ कॉपर का रेशो आ गया एरिया ऑफ आलू और एरिया ऑफ कॉपर का रेशो आ गया अब आपको क्या बोला था टू वायर्स इज लाइटर तो वेट निकालना है दोनों का वेट ऑफ एल्यूमिनियम वायर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर वायर एल्यूमिनियम वेट क्या होता है mg ये हो जाएगा मास ऑफ एल्यूमिनियम जीजी कट जाएगा मास ऑफ कॉपर मास कितना होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इंटू लेंथ ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कॉपर इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी ऑफ कॉपर इसको रो मत लिखो डी लिखो क्योंकि रो रेजिस्टिविटी लिख रहे हो एल कट गया एरिया ऑफ एलयू अपॉन एरिया ऑफ कूपर कितना निकाल चुके हो 2.63
बटा 1.72। डेंसिटी ऑफ आलू और डेंसिटी ऑफ कॉपर, इसका रेशो है 2.7 अपॉन 8.9। रेशो तो सेम ही रहेगा ना, ये रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है, तो रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, इंटू 10⁻³ करते हैं तो केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाती है। यहां तक बात क्लियर? नो प्रॉब्लम? श्योर? तो आपके पास आ गया वेट ऑफ एल्यूमिनियम वायर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर वायर, ये रेशो आ गई। ठीक, अब जरा ध्यान दो, वेट ऑफ आलू और वेट ऑफ कॉपर, इसका रेशियो निकालो जरा। आपके पास आया 2.63 इंटू 2.7, ऊपर आ रहा है 7.1 डिवाइडेड बाय 1.72 डिवाइड इंटू 8.9, ये आता है 15.3। अप्रोक्सीमेटली 7.1 डिवाइडेड बाय 15.3, ये आता है 0.46। देयरफॉर एल्यूमिनियम वायर इज लाइटर, हल्की है, इसीलिए आप उसे क्या यूज करते हो? ओवरहेड केबल्स में। समझ में आई बात? क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं 17 नंबर। ओहो, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस? आपको वीआई ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ नहीं दिया, वीआई की वैल्यू दी है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस पे ध्यान दो, V बाय आई करो तो 3.94 डिवाइडेड बाय 0.2 कितना आता है? 3.94 डिवाइडेड बाय 0.2 कितना आता है? 78.8। तो यहां रेजिस्टेंस आपके पास 78.8 है, यहां पे भी आप डिवाइड करोगे लगभग इतनी रहेगी। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, यहां देखो यहां कम हो गई, यहां कितनी हो गई? 158/8। 158/8 अगर करूंगा, 158 डिवाइडेड बाय 8 ये हो गई 19.75। वो एक बार दोबारा, वो 3.94 था ना, 3.94 डिवाइडेड बाय 0.2 ये आता है 19.7। डिवाइड करना था, 19.7, 19.7 और यहां हो रही है बढ़ते बढ़ते 19.75। मतलब जैसे जैसे टेम्परे करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ये है वो थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट शो कर रहा है। तो ये ग्राफ जब आप बनाओगे तो ये सीधा जाना चाहिए था ओम्स लॉ, पर ये डिविएट हो जाता है। डिविएट क्यों होता है? तो ये क्या ग्राफ रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डाटा ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, सॉरी ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। या फिर आप ये भी बोल सकते हो विद टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ये ग्राफ, ये डाटा ये शो कर रहा है। गॉट इट? समझ में आ गया? और देखते हैं, ये था नंबर 17। आ जाओ 18 पे। अब ओरल क्वेश्चन है थोड़े से। 18 क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। Steady current flows in the metallic conductor in non-uniform cross section. Which of these quantities is constant along the conductor? सिर्फ करंट और कुछ नहीं। करंट रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों करंट रिमेन्स कांस्टेंट? बिकॉज चार्ज इज कंजर्व्ड। जितना चार्ज आएगा उतना जाएगा ही जाएगा, एक्यूमुलेट थोड़ी ना होगा। करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। करंट डेंसिटी चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी, ड्रिफ्ट स्पीड चेंज हो जाएगी, करंट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। सब सब ए पे डिपेंडेंट है ना, बाकी नहीं है। ठीक है, सो करंट रिमेन्स कांस्टेंट। बी पार्ट, इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल? नो। किसमें नहीं होता? डायोड, ट्रांजिस्टर्स, अब तो पढ़ चुके हो सारे, इन सब में एप्लीकेबल नहीं है। अ लो वोल्टेज, सी पार्ट, अ लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड्स हाई करंट मस्ट हैव अ लो इंटर रेजिस्टेंस। अ लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड्स हाई करंट। आपके पास लो वोल्टेज सप्लाई है, आपको उससे ज्यादा करंट चाहिए, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज करंट क्या होता है? करंट होता है वोल्टेज अपॉन एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज लेस, देन ओनली वील गेट हाई अमाउंट ऑफ करंट। इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज मोर, then we'll not be able to get high amount of current, then current will be less.
डी पार्ट क्या कह रहा है? अ हाई टेंशन सप्लाई, हाई टेंशन मतलब ज्यादा वोल्टेज, high tension supply say 6 kilovolt must have very large internal resistance, because if internal resistance is less, then we get enormous current and more heat is developed. So greater loss of energy, हीटिंग इफेक्ट होता है तो एनर्जी लॉस होती है आई स्क्वायर आर। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम हुई तो करंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज आप लगा रहे हो। करंट ज्यादा होने से हीट लॉस ज्यादा होगा, हीट लॉस ज्यादा होगा तो एनर्जी लॉसेज है, वो तो हमें नहीं चाहिए होते ना। ठीक, ये था नंबर 18। आ जाते हैं 19 पे। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। Alloys of metals usually have greater or less resistivity. Alloys की resistivity ज्यादा होती है। Alloys have greater resistivity constituent metals से। Alloys की ज्यादा resistivity होती है, that is why छोटी लेंथ में आपको ज्यादा resistance मिल जाता है। Alloys usually have much lower or higher temperature coefficient of resistance, lower. That is why they are used for standard resistance coils, ताकि टेम्परेचर के साथ इफेक्ट ना हो। थर्ड, द रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगन अलॉय मैंगनीन इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ और इंक्रीजेस रैपिडली, नियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि मैंगनीन ये सब किस लिए यूज होते हैं? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस के लिए, तो लगभग इसमें चेंज होता ही नहीं है। डी पार्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ टिपिकल इंसुलेटर is greater than that of metal by a factor of 10 to the power 22 or 10 to the power 3, 10 to the power 22। रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है इंसुलेटर की, ठीक है, तभी तो करंट रोकेगा। आगे आ जाते हैं 20। गिवन n resistors, each of resistance r, how will you combine them to get maximum or minimum effective? मैक्सिमम और मिनिमम इफेक्टिव कैसे ला सकते हो? मैक्सिमम के लिए क्या करोगे? सीरीज में। मैक्सिमम के लिए सीरीज में, मिनिमम के लिए पैरेलल में। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, कुछ नहीं करना। और अगर आपको निकालना भी हो, बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एनआर, और मिनिमम कितनी हो जाएगी? आर बाय एन। उल्टा करोगे ना, 1 बाय आर इफेक्टिव कितना हो गया? 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, तो एन बाय आर। उल्टा करोगे तो आर बाय एन, और आर मैक्स और आर मिन का रेशियो कितना आया? एन आर डिवाइडेड बाय आर बाय एन। आंसर आया एन स्क्वायर इज टू 1। ठीक। बी पार्ट, given the resistance 1 2 3, how will you combine them to get equivalent of 11 by 3, 11 by 5, 6 ohm and 6 by 11? ये हिट एंड ट्रायल है। पहली बात, 1 2 3, या तो तीनों सीरीज में होंगे, या तीनों पैरेलल में होंगे, या दो सीरीज एक पैरेलल होगा, या अगले दो सीरीज एक पैरेलल होगा। यही कॉम्बिनेशंस बनेंगे। पहले तीनों पैरेलल, तीनों सीरीज में कितना आ गया? 6 ओम्स, सो ये 6 आएगा सीरीज में। तीनों पैरेलल में 1 by 3 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 1, 6 एलसीएम। तीनों पैरेलल में करूंगा तो 1 by 1 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 3, 6 एलसीएम। 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 7 9 10 11, 11 by 6 तो 6 by 11, 6 by 11 हो गया तीनों पैरेलल। ये हो गया तीनों पैरेलल। अब आ जाओ दो सीरीज और एक पैरेलल। देखो आइडेंटिफाई कैसे करोगे? 11 by 3 क्या होता है? 3 पॉइंट समथिंग, सो 3 और 1 और 2 पैरेलल। 3 से ज्यादा चाहिए ना, यह हो गया 3 और 1 और 2 पैरेलल। करके देख लो, 2 और 1 पैरेलल कितना हो गया? 2 by 3, 2 by 3 और 3 सीरीज में 11 by 3 आ गया। ठीक है, 11 by 5 क्या होगा? 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 और 3 और 1 पैरेलल में नहीं, क्यों? उससे डिनोमिनेटर में 4 आता, हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 5। 1 और पैरेलल में 2 और 3। हिट एंड ट्रायल है, इसका कोई और तरीका नहीं है। आप यहां पे क्या लगाओगे? 1, और इधर कितना हो जाएगा? 2 and 3। 2 और 3 कितना हुआ? 6 by 5। 6 by 5 और 1 सीरीज में कितना हुआ? 11 by 5। सीधा निकल गया। डिनोमिनेटर भी तो देखो ना,
वो भी तो चाहिए ना, ऐड करके आएगा। ठीक है, हिट एंड ट्रायल, इसका और कोई तरीका नहीं है। इधर आ जाओ, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फुद्दू, 1 और 1 सीरीज में 2 ओम्स, 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 2 और 2 सीरीज में 4 ओम्स, 2 और 2 सीरीज में 4 ओम्स, 2 और 2 सीरीज में 4 ओम, 2 और 2 सीरीज में 4 ओम, 4 और 2 पैरेलल में, 4 और 2 पैरेलल में कितना हुआ, 8/6, 8/6 यानी 4/3, 4/3, 4/3, 4/3, 4/3, 4/3, 4/3, 4/3 सीरीज में कितना हुआ, 16/3 ओम्स। खत्म। बी पार्ट पे आओ, सब सीरीज में सांप बन रहा है, आर इफेक्टिव हो गया, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस 5R। खत्म। इधर जो करंट जाएगा वो इधर भी जाएगा, वो इधर भी जाएगा, वो इधर भी जाएगा, और वो इधर भी जाएगा। पैरेलल थोड़ी ना, सब सीरीज है। आगे बात समझ। इनफाइनाइट लैडर, इनफाइनाइट लैडर, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इनफाइनाइट लैडर में आप करते क्या हो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को मैंने मान लिया एक्स, लेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज एक्स। सो इन्फिनिटी में एक कम भी कर दो तब भी एक्स रहेगा। तो यहां पे अगर मैं ब्रेक भी कर देता हूं इधर सर्किट को, तब भी एक्स रहेगा। तो ये 12 वोल्ट 0.5 ओम्स, ये 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, एक्स ओम्स, ऐसे ही है। अब एक्स और 1 पैरेलल में इन सीरीज विद 1 एंड 1, सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इन सीरीज विद 1 एंड 1, और ये भी किसके बराबर है, एक्स के। सो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज एक्स माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट लगा लो, x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो 1 प्लस माइनस √3, सो 1 प्लस √3 माइनस √3 पॉसिबल नहीं है, 2.732 ओम्स, ये हो गया x की वैल्यू। माइनस वाला होगा नहीं ना, नेगेटिव नहीं होती रेजिस्टेंस। इसके बाद आपको क्या निकालना है, करंट, करंट ड्रॉन, करंट कितना हो गया, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। सो 12 अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी निकाल चुके हो आप, 2.732, और इंटरनल कितनी थी, 0.5, इतना एम्पियर करंट आ जाएगा। समझ में आया। अब इसको करने का तरीका, जितने क्वेश्चंस किए मैंने, प्लीज उसको अपने हाथ से कीजिए। मैंने एडिशनल भी किए हैं इसमें पीडीएफ में, इसका पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगा। एडिशनल क्वेश्चन जो वो किए थे क्यूब वाले, उनको अपने हाथ से तमीज से कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में आ जाए, चांसेस कम है, बट आगे तो आप हाथ नहीं रोक सकते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।